हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा जो है हमारी बहुत निकट है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है तैयारी के दृष्टिकोण से क्लास 10th फिजिक्स में विद्युत नाम के चैप्टर को जो है पूर्ण कर रहे हैं। उसमें अब हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों को या इस क्लास में ऐसे सवालों को हमने सम्मिलित किया है जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे PYQ हैं जो विगत वर्ष पूछे गए हैं या ऐसे आंकिक प्रश्न हैं जो कि विगत वर्ष पूछे जा सकते हैं और ज्यादातर प्रश्न जो है विगत वर्ष पूछे भी गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है इस सेशन में। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सूत्र कौन कौन से होने वाले हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चुनिंदा जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है हम लोग एक बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, वो है विद्युत नाम के चैप्टर के लिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अगर देखें तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहले पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे सबसे पहले इन सूत्र की श्रेणी में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है वो आएगा आवेश, कि हम आवेश को कैसे निकालेंगे। तो चूंकि आवेश बराबर क्या होता है, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है Ne और बराबर होता है IT। तो जो हमारा पहला सूत्र है वो Q बराबर क्या होगा, Ne बराबर IT। ठीक, इस पर भी विगत वर्ष बहुत से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। जैसे इसमें N क्या है, इसमें अगर हम N की बात करें तो N क्या है, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि हम जानते हैं कि ये होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। I क्या है, I है इसमें धारा। ठीक, और T क्या है, समय, टाइम होगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो अगर हमको आवेश निकालना है तो आवेश में हमको क्या क्या चीजें ज्ञात होंगी या क्या हमको ज्ञात करने होंगे, वो कुछ इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें Q बराबर Ne भी हम लगा सकते हैं या Q बराबर IT भी लगा सकते हैं या Ne बराबर IT भी लगा सकते हैं। अब ये सवाल पर डिपेंड करेगा क्या क्या उसमें देगा हमको और क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हो गया किसके बारे में, आवेश के बारे में। दूसरा, अगर यहां देखें तो दूसरा क्या होगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है R बराबर V/I। मतलब अगर कभी भी हमको प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, R बराबर V/I। और यही हमारा क्या है, यही हमारा ओम का नियम भी है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम क्या ध्यान रखते हैं,
तीसरा पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको कहीं विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, कौन सा प्रतिरोध निकालना है हमको? विशिष्ट प्रतिरोध। तो वो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है RA/L। तो इस प्रकार से जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो हमारा क्या होगा? रो बराबर होगा RA/L। क्योंकि देखिए, अगर बिना हम कॉन्सेप्ट के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब देखें, अगर यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो R बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो R बराबर क्या होगा? रो L/A। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो R बराबर रो L/A। यहां से हम प्रतिरोध को भी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक, चौथा पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है? अगर हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखें, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इसको हम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जोड़ना क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम होगा? तो इसकी पहचान क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी पहचान है वो ये है कि जिस भी प्रतिरोध में या जिन प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा, जिन प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा वह श्रेणी क्रम में होंगे। जिन भी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा वो सब किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, जैसे देखिए यहां से जो भी धारा जा रही है वही धारा R1 से जा रही है, वही धारा फिर R2 से जा रही है, फिर वही धारा R3 से जा रही है। तो इस प्रकार से ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका हमको अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R इक्वल कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं? R1 प्लस R2 और प्लस कितना लिख देंगे? R3। ठीक, अगर जितने भी प्रतिरोध जोड़ना है सबको हम क्या करेंगे? सबका योग कर लेंगे। ठीक, तो ये लागू होता है किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। तो आशा करते हैं कि ये चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक बच्चों, जैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होने ही चाहिए, बिना हम कॉन्सेप्ट के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, और इन सब का उपयोग जो है आपको जाकर 12th में भी मिलेगा, तो इसलिए अभी से आपको अच्छे से सीख के चलना है इसको। ठीक, अब देखें आगे, अगला पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम
संयोजन। अब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? देखिए, जैसे कोई भी अगर प्रतिरोध है, मान लेते हैं एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है R1, ये है R2। किस क्रम में जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, यहां से जो धारा आ रही है वो हमारे पास जो धारा आ रही है वो कितनी है? I। तो अब इस प्रकार से यहां तक तो I धारा आएगी, लेकिन अब यहां से धारा दो रूपों में बंट रही है। एक तो इधर जा रही है इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग इधर चला जा रहा है। तो मान लेते हैं जो इसमें धारा जा रही है वो I1 जा रही है, और यहां मान लेते हैं जो इसमें धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? I2 धारा चली जा रही है। ठीक, तो जब यहां पर देखेंगे तो जब भी हम प्रतिरोधों को देखें तो समांतर क्रम में दो बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, इसमें जो है जो समांतर क्रम की पहचान है वो क्या है कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनका एक सिरा अगर एक साथ जुड़ा हुआ है, जैसे देखें दोनों प्रतिरोध है ना, R1 और R2 हैं, इनका देखिए एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है यहाँ, और पहला सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक, एक तो ऐसे पहचान सकते हैं, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है इनको पहचानने का? दूसरा पॉइंट ये है कि जिसको हम हमेशा याद रखेंगे कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? वो समान होता है। ठीक, तो जब भी समांतर क्रम में होंगे, जैसे अगर यहाँ A है और ये B है, इसके सिरों के बीच अगर हम वोल्टता देखें तो वो हमेशा कैसे होनी चाहिए? वो बराबर होनी चाहिए। तो जो भी प्रतिरोध है, जैसे R1 के सिरों के बीच वोल्टता देखें और R2 के सिरों के बीच वोल्टता देखें, तो जब वोल्टता का मान समान, तो अर्थात वो कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक, अगला टॉपिक हमारा बच्चों क्या होने वाला है इसमें? अब देखिए, अगला जो छठा सूत्र है जो हमको याद रखना है वो हमारा होगा, जैसे व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा। तो व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होगी? ये होता है W बराबर VQ, बराबर होता है VIT, बराबर होगा I स्क्वायर RT, और बराबर होगा V स्क्वायर T बटे R। ठीक, अगर यहां से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सूत्र बहुत अच्छे से, तो इसमें जो दो पार्ट हमने पढ़ाए हुए हैं पहले, उसको जो है आपको इस चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। ठीक, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं और उसको जब आप क्रम से देखेंगे तो आपको चीजें जो है ज्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। ठीक, तो उसके लिए आपको वीडियो को जो है वो सीक्वेंस से देखना पड़ेगा, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो है वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक, तो उसको आप देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो आप सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो इसमें जो सातवां हमारे पास सूत्र है वो क्या होगा? अगर इसको हम ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में लिखें, इसी को हम किस में लिखें? अगर ऊष्मीय ऊर्जा, तो H बराबर क्या होगा? तो वो होगा W अपान 4.2। H बराबर क्या होगा? W अपान कितना? 4.2।
2। इसका मतलब क्या है कि चूंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जबकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, वो होता है कैलोरी। इसलिए हम क्या किए, इसमें 4.2 से हमने भाग करवा दिया, तो अब ये कैलोरी में बन गया। तो अब यही W बराबर क्या हो जाएगा, अब VQ अपान 4.2, उसके बाद होगा VIT बराबर 4.2 बटे, और बराबर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT बटे 4.2 बराबर होगा V स्क्वायर T बटे R और इंटू 4.2। तो ये बदल जाएगा हमारा कौन सी ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक, अगला 8वां कॉन्सेप्ट हमको क्या ध्यान रखना है, जो सूत्र होगा हमारा वो क्या होगा, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति हमारा क्या होगा, तो जो हमारा विद्युत शक्ति है वो P बराबर होता है W अपान T, मतलब किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वो होती है विद्युत शक्ति। P बराबर होगा W अपान T, बराबर क्या होगा, यहां होगा VI बराबर होगा I स्क्वायर R और बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान कितना, R। तो इस प्रकार से ये हमको क्या मिलेगा, सूत्र मिलेगा किसके लिए, विद्युत शक्ति के लिए। अब इसमें देखिए जितने भी सूत्र हैं, जैसे अगर सपोज करिए हमको V I और T का मान देगा और W पूछेगा, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, W बराबर VIT लगा देंगे। अगर I RT देगा, W पूछेगा तो W बराबर I स्क्वायर RT लगा देंगे। अगर हमको V और R देगा तो W बराबर V स्क्वायर T बटे R लगा देंगे। तो इस प्रकार से चूंकि एक दूसरे के सभी बराबर हैं, तो इसलिए हम किसी के स्थान पर किसी को रख सकते हैं या किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। ठीक, अब यहां अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें, इसमें भी वही स्थिति है। विद्युत शक्ति की बात करें तो इसमें क्या होगा, वही P बराबर W अपान T बराबर VI I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। ठीक, आगे अगर अगला कॉन्सेप्ट देखें तो ये क्या होगा, अब देखें अगर हमको यूनिटों की संख्या निकालनी, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे क्या होगा 1000। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ यूनिटों की संख्या को निकाल सकते हैं। 10वां पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ अगर यहाँ देखें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो वो होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम सूत्र को ध्यान में रखते हैं। तो अब इसी ज्यादातर यही 10 जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए, जैसे पहला क्या हो गया आवेश, तो आवेश क्या होता है, Q बराबर Ne बराबर IT, प्रतिरोध R बराबर होता है V अपान I। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो बराबर RA बाई L। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो ये श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है वो होता है R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका अगर हम समांतर क्रम संयोजन देखें तो समांतर क्रम संयोजन में R इक्वल कितना हो जाएगा, R इक्वल बराबर क्या होगा, यहाँ
ये हो जाएगा, अगर देखें तो R1 R2 और बटे कितना R1 प्लस R2, अगर दो प्रतिरोध है तो। ठीक, नहीं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, 1/R इक्वल बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। ये किसके लिए सूत्र है, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक, उसके बाद व्यय विद्युत ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, और कभी यूनिटों की संख्या हमको निकालनी है, और किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है। तो ज्यादातर सवाल जो है इसी कॉन्सेप्ट पे हमको मिलेंगे। तो आइए जो है एक धमाकेदार जो है सवाल से हम शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे यहाँ चलिए सवालों को देखते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास ये रहा। ठीक, अब यहां देखें तो कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब देखें यहां तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां अधिक हैं हमारे पास, यहां जो है 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मतलब हमको क्या दे रहा है, हमको दे रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वो संख्या कितनी है, वो जो संख्या है वो है हमारा n बराबर 3। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या मान हमको दिया है, उसको हम लिख लेते हैं। n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। अब देखिए आवेश की मात्रा मतलब वो पूछ रहा है Q का मान, मतलब कितना आवेश होगा, और E का मान पता ही है, अगर मान लो दिया रहेगा तो ठीक है प्रश्न में, नहीं तो 1.6 माइनस 10 की घात 19 कूलाम होता है। तो अब Q बराबर, अब देखो Q N और E में क्या संबंध है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर इसके पहले देखें तो Q N और E में हमारे पास संबंध क्या है, तो वो हमारे पास जो संबंध होंगे वो कितने होंगे, वो संबंध है हमारा Q बराबर N E। Q N और E में क्या संबंध होता है, Q बराबर N E। तो अब N की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो इस प्रकार से जो आवेश का मान आएगा वो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19, और आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। तो इस प्रकार से जो Q का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और कह रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में क्या होता है कि अगर हम इसकी प्रकृति देखें तो आवेश की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। अब देखिए प्रकृति में क्या है, कह रहा है सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन, जिस भी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतना ही उस पर ऋणावेश होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी उसकी ऋणात्मक। प्रकृति के बारे में जो है सबसे पहले इसके वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चले तो देखें, सबसे पहले क्या दिया है, एक चालक पर 3.2 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम धनावेश है। तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो इस प्रकार से इसमें हमको क्या दिया है, सबसे पहले आवेश का मान दिया हुआ है। तो अब ये आवेश का मान कितना दिया है, वो है Q बराबर कितना, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक, ये आवेश दिया हुआ है। अब कह रहा है इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, n का मान, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। और E का मान कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक, अब यहां पर फिर से वही देखिए, Q, N और E में रिलेशन कैसा है, Q बराबर NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा यहां, अगर N बराबर देखें तो N बराबर होगा Q अपान E। और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आवेश, वो है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इस प्रकार से अगर देखें तो 16 दूनी हो जाएगा 32 और ये कैंसिल हो गया, N का मान कितना आ गया, 2। इस प्रकार से यहां हमको N का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया एक धमाकेदार प्रश्न। अब देखें इसमें, तो किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश मतलब Q बराबर कितना दिया है, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम दिया है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। और E का मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो फिर से अगर देखें तो N बराबर क्या होगा, Q बाई E। Q की वैल्यू 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे E का मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये कैंसिल हो गया। यहां अगर देखें तो ये हो जाएगा 80 बटे 16, 16 पंचे 80, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, 5। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया एक और प्रश्न। अब यहां पर देखें तो क्या हमको दे रहा है, सबसे पहले जो भी मान ज्ञात हो उसको हम लिखते हैं। देखिए, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। आई बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। 10 मिनट में टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमको 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम किस में बनाएंगे, सेकंड में। तो 10 गुणे 60 मतलब ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो 600 सेकंड में
इस चालक से गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। तो Q का मान ज्ञात करना। अब बताइए Q I और T में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, I का मतलब 0.5 और T का मतलब कितना होगा यहाँ 600। तो इस प्रकार से अगर हम आवेश को देखें तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 2 जीरो ये हो गया। अब यहाँ इतना कूलम हो गया, या इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 3 गुणे 10 की घात 2 कूलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आवेश होगा तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, देखिए किसी परिपथ में प्रति मिनट में क्या कह रहा है, प्रति मिनट। तो प्रति मिनट का मतलब टी बराबर 1 मिनट दे रहा है। प्रति मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट। तो अब 1 मिनट को हम सेकंड में बनाए तो कितना होगा, 60 सेकंड। ठीक, 180 कूलम आवेश, क्यू का मान दिया है कितना, 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। आई की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए आई क्यू और टी में क्या संबंध है। आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू 180 बटे टी की वैल्यू 60। तो ये हो जाएगा 6 18। आई बराबर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या होगा, एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए जिससे प्रति सेकंड इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। देखिए 17 18 10 17 और 18 3 साल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बहने वाली धारा की गणना करनी है, मतलब आई का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा प्रति सेकंड मतलब टी बराबर 1 सेकंड। मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है कि 50 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 18। तो अब यहां पर बताइए कौन सा सूत्र हम लगाएं आई के लिए। अगर आई के लिए हम यहां सूत्र देखेंगे तो अब हमको यहां पर ई की वैल्यू कितना दे रखा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब बताइए यहां पर कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। तो अब सबसे पहला ही सूत्र भी चल रहा है। अब यहां पर लगा सकते हैं हम एन ई बराबर आई टी, क्योंकि देखिए एन ई आई और टी किस में होगा, वो होगा एन ई बराबर आई टी। तो अब मान निकालना है हमको आई का। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपान टी। एन की वैल्यू अब सबका मान हम लिखते हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 50 गुणे 10 की घात 18। ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बटे टी, टी की वैल्यू 1। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है एक से। आई बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक, ये हो गया 1 दशमलव, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये 10 की घात 18 है प्लस में -19, मतलब ये हो जाएगा 10 की घात -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर।
इस प्रकार से धारा का मान कितना आ गया, 8 एम्पियर आ गया। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमने इसमें कुछ जो है, जो प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो एक प्रतिरोधक से 2.5 गुणे 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये है एन का मान, 2.5 गुणे 10⁻18 एन की वैल्यू दे रखा है। प्रति सेकंड टाइम बराबर कितना दिया है, 1 सेकंड दे रखा है। चालक में धारा की गणना करनी है, आई का मान निकालना है, और ई का मान हम जानते हैं कि होता है 1.6 गुणे 10⁻−19। तो पिछले सवाल के तरीके से अगर देखें तो आई बराबर एन ई अपान टी, तीनों की वैल्यू दिया है, रख के आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है, आई बराबर 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, की गणना कीजिए। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। तो अब फिर से अगर एन का मान निकालना है तो एन ई बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, आई टी, और एन बराबर क्या हो जाएगा, आई टी अपान ई। तो आई की वैल्यू कितनी है 1.6, टी की वैल्यू कितनी है 1, और बटे कितना होगा ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19। ये कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, एन बराबर 10⁻19, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, 2008 और 2011 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न रहा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अभी हम लोग थोड़ा आसान प्रश्न जो है ले रहे हैं, अब धीरे धीरे जो है हम अच्छे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे थोड़े अच्छे प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। ये है धमाकेदार प्रश्न। अब इसको देखें तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या क्या दिया है इसमें। दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध मतलब ये जो आर है, इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए जैसे जो जो मान हमको दिए गए हैं उसको हम देखते हैं ध्यान से पहले चित्र को। तो चित्र में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें एक प्रतिरोध ये है 6 ओम, दूसरा है 6 ओम, और एक और प्रतिरोध है आर। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले इन दोनों प्रतिरोधों को हम सॉल्व करते हैं। तो अब लिखेंगे कि यहां अगर देखें तो 6 ओम तथा 6 ओम दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो कैसे पता लगा समांतर क्रम में है, अब देखिए इन दोनों का एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उसके लिए हम सूत्र कैसे लगाते हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए R इक्वल बराबर क्या होता है,
R1 R2 और बटे कितना R1 प्लस R2। मतलब जो दोनों प्रतिरोध हैं उसका हम ऊपर जो है गुणा कर लेंगे, तो 6 गुणे 6 और बटे, और नीचे जो है उसको जोड़ देंगे, तो 6 प्लस 6। तो R इक्वल कितना निकल कर आएगा, यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 और 6 प्लस 6 12, तो 12 तिहाई 36। अब हमारा यहाँ R इक्वल जो निकल कर आया वो कितना आ गया, 3 ओम। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो पूरा प्रतिरोध बचा वो कितना बचा, वो बच गया हमारा 3 ओम। ठीक, अब देखें तो ये जो 3 ओम है और ये R, अब देखिए जो भी यहां से धारा आएगी वो, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना मिला, 3 ओम। तो अब यहां से जो धारा आएगी इस 3 ओम और इस R में से प्रवाहित होगी, अर्थात यहां पर इस 3 ओम में और यहां पर धारा का मान समान। और अगर धारा का मान समान तो वो कौन सा क्रम होता है, वो होता है श्रेणी क्रम, जैसा कि पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब अगर देखें तो अब हमको क्या लिखना है कि 3 ओम तथा R ये किस में होगा, अब ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तब तुल्य प्रतिरोध कितना होता है इसका, मान लो इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया R डैश। तो R डैश बराबर श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो R डैश बराबर कितना आ गया, 3 प्लस R। ठीक, अब पूरे परिपथ का हमको प्रतिरोध पता चल गया और इसका ये क्या है, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टता पता चल गई, 2 वोल्ट है और I का मान पता है। तो अब हम सूत्र क्या लगाएंगे, E बराबर क्या होगा, अगर E बराबर देखें, E का मतलब यहां V से है, तो चूंकि V बराबर क्या होता है IR, अगर प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो V बराबर क्या होगा IR। तो यहां पर V के स्थान पर क्या दिया है E, तो E बराबर क्या होगा I और R। तो R के लिए क्या होगा यहाँ, क्योंकि पूरे का जो प्रतिरोध है वो है R डैश, तो R डैश हो जाएगा। तो हमको मान किसका निकालना है, अब देखें तो E बराबर क्या होगा यहाँ I और कितना हो जाएगा R डैश। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से इतना पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए अगर देखें तो अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो E की वैल्यू 2 वोल्ट, I का मान कितना है 0.5 एम्पियर और R डैश की वैल्यू कितनी है, वो है 3 प्लस R। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा 2/0.5 बराबर किसके 3 प्लस R के, और अगर यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो 20/5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारा होगा 20/5 बराबर 3 प्लस R। तो अब ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो अब ये हो जाएगा R बराबर 4 और 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो R बराबर 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1 ओम। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया 1 ओम। बहुत बढ़िया अच्छा सा सवाल था ये। अब इसको अगर देखें तो ये 2011 और 2016 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं कि जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, या जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं को हमने शामिल किया है इस क्लास में। अब देखें
अब इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये देखिए एक और धमाकेदार प्रश्न। संलग्न विद्युत परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ए और बी के बीच परिणामी का मतलब इक्वल, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अब देखें, अगर नीचे देखें तो यहां से जो भी धारा आएगी, मान लेते हैं अगर यहां से जो भी धारा आएगी वो इस तीनों से होकर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब अगर देखें तो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम, ये किस में है, कौन से क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में। 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब अगर देखें तो श्रेणी क्रम में अगर इसका प्रतिरोध देखें तो मान लेते हैं अगर इसका प्रतिरोध R डैश है तो R डैश बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि श्रेणी क्रम में होगा तो सभी प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 3 7 2 9 ओम हो गया। ठीक, अब ये चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब अगर देखें तो अब यही जो चित्र है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए अब ये जो हमारा चित्र है अब कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखें तो ये ऊपर कितना है भैया, 9 ओम है ना। यहां देखें ये तीनों लोग मिलके कितने हो गए, वो भी कितने ओम हो गए, 9 ओम हो गए। इधर यहां है ए और इधर यहां है बी। तो अब देखिए 9 ओम और 9 ओम किस क्रम में हो गया ये। अब अगर देखें तो ये 9 ओम और 9 ओम किस क्रम में है। तो अब चूंकि देखिए दोनों का जो पहला सिरा है, अगर दोनों प्रतिरोध का हम पहला सिरा देखें, ये और ये दोनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों किस क्रम में है, तो 9 ओम और 9 ओम किस में है, ये समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो R इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ समांतर क्रम में होगा तो ऊपर गुणा और नीचे जोड़। तो 9 9 81 और बटे 9 9 18, तो हो जाएगा अगर इसको भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 9 9 81, मतलब ये आ जाएगा 4.5 ओम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ए बी के बीच जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 4.5 ओम होगा। ठीक, आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला प्रश्न हमारा एक और बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब यहाँ जो सेल है इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब सेल के भीतर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है, तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट। तो जो जो मान दिया है उसको हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, कह रहा है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है मतलब R बराबर कितना है, 1 ओम। ठीक, विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 20 वोल्ट। ठीक, ज्ञात कीजिए पहला परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। अब पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पूरा प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है, पहला पॉइंट कि संपूर्ण प्रतिरोध यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखें तो संपूर्ण प्रतिरोध की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को सॉल्व करेंगे। पहले इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 4 ओम और 2 ओम किसमें है, ये लिखेंगे कि 4 ओम व 2, ये 4 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में है, ये
ये है श्रेणी क्रम में। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश है। तो ये हो जाएगा 4+2, मतलब कितना ओम हो गया ये? 6 ओम। ठीक, अब इन दोनों का जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया मिला के? 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम अब किस में हो जाएगा? अब ये हो जाएगा समांतर क्रम। कौन से क्रम में है ये? समांतर। देखिए अब अगर ये देखें तो यहां दोनों को मिला के 6 ओम, तो इसका पहला सिरा एक साथ, दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में मान लेते हैं यहां प्रतिरोध कितना है? R डबल डैश। तो अब यहां पर अगर प्रतिरोध देखेंगे तो समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध है तो ऊपर गुणा और नीचे क्या हो जाता है? जोड़, जैसा कि हम जानते हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 6 और 6 12, तो 12 तिहाई 36। इसका मतलब R डबल डैश बराबर कितना ओम हो गया? 3 ओम। ठीक, अब अगर देखें तो अब ये पूरा बॉक्स जो है हमने सॉल्व करके निकाला, और उस पूरे बॉक्स का जो प्रतिरोध आ गया है वो कितना आ गया है? 3 ओम। अब देखें तो ये जो 3 ओम, ये 6 ओम और 1 ओम किस में होगा? जो भी धारा यहां से आएगी वो पूरी धारा यहां तक चली जाएगी। तो इसका मतलब अब हम लिखें ये 3 ओम ये 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम, ये किस में होगा? ये श्रेणी क्रम में होगा। 3 ओम मतलब ये पूरे का प्रतिरोध 3 ओम, 6 ओम और ये आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, ये किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो अब R इक्वल कितना मिलेगा? यहां ये मिलेगा 3 + 6 + 1, मतलब 6 3 9 1 कितना हो जाएगा? ये 10 ओम। तो इस प्रकार से जो हमारे पूरे परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध आया पहला, वो कितना आ गया? 10 ओम। आशा करते हैं आपको ये जो पहला इसका खंड था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर दूसरे खंड की तरफ चलते हैं, इसमें जो दूसरा है वो क्या है? देखिए परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होता है? यहाँ अगर धारा देखें तो I बराबर V बटे R, तो V का मतलब यहाँ विद्युत वाहक बल से है, और R का मतलब पूरा प्रतिरोध। तो पूरा प्रतिरोध हमारे पास कितना आया है? वो आया है R इक्वल, तो अब यहाँ E की वैल्यू कितनी है? अब देखें तो E की वैल्यू कितनी है? 20। जो E की वैल्यू है हमारे पास वो है कितनी? 20, और बटे R इक्वल मतलब पूरे का प्रतिरोध, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध है 10 ओम। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, I बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। एक और प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया इसमें। ठीक, अब इसमें अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसका तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा खंड कह रहा है AB के बीच विभवांतर, मतलब VAB पूछ रहा है। तो चूंकि VAB बराबर क्या होगा? I और इंटू R। R का मतलब क्या है कि चूंकि AB के बीच का प्रतिरोध, तो इस पूरे बॉक्स का प्रतिरोध कितना है? अगर देखें तो इस पूरे बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो हमारा R डबल डैश है।
तो आर डबल डैश, तो आई का मान 2 और आर डबल डैश का मान कितना है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो भी ए बी हमारा आ गया कितना वोल्ट 6 वोल्ट। ठीक, आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले अगर प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सब चित्र वाले ही प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे सवाल जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 सेल द्वारा प्रवाहित धारा और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 2014 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर से वैसे ही करेंगे, पहले पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे। अब देखिए 3 ओम और 3 ओम किसमें है? ये 3 ओम, 3 ओम व 3 ओम, ये तीनों किसमें है? ये तीनों है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है? ये तीनों समांतर क्रम में है ना। समांतर क्रम में कैसे पता चला? देखिए तीनों का एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तीनों का एक सिरा क्या है एक साथ, और अगला सिरा एक साथ, मतलब पहला एक साथ दूसरा एक साथ, तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए अब यहां अगर प्रतिरोध देखें तो 1/r बराबर क्या होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आएगा ये 1 ओम। तो ये बाक्स सॉल्व होके कितना हो गया 1 ओम। अब देखें अगर तो ये 1 ओम और 2 ओम किस में होगा? 1 ओम व 2 ओम ये किस में है? ये होगा हमारा श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। कैसे पता चला? अब यहां से देखिए जो भी धारा आएगी वो धारा यहाँ पूरे से होकर चली जाएगी, तो इसलिए ये दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो जब श्रेणी क्रम में होंगे तो अब हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा? क्योंकि अब कोई प्रतिरोध बचा नहीं है इसलिए यहां लिख सकते हैं हम R इक्वल कितना आएगा 1+2 बराबर कितना आ गया 3 ओम। ठीक, तो इस प्रकार से पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना मिला हमको 3 ओम मिला। अब पहला क्या कह रहा है? सेल द्वारा प्रवाहित धारा। तो चूंकि I बराबर क्या होगा यहाँ I बराबर होगा V/R इक्वल, तो अब यहां V की वैल्यू कितनी है? कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम, तो 3 दूनी 6, तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो सॉल्व हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करें, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक, इसका अगर दूसरा प्रश्न देखें तो क्या कह रहा है कि 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब यहां जो विभवांतर होगा वो कितना होगा। अब देखें अगर इस चित्र को हम बनाएं, देखिए यहां ये है 2 और ये हमने जब तीनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया था ये 1 ओम। अब इसमें से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? इसमें से जो धारा जा रही है वो 2 एम्पियर है। ठीक, इसमें से जो धारा जा रही है वो कितने एम्पियर की जा रही है 2 एम्पियर की धारा जा रही है। तो अब इसके सिरों के बीच अगर विभवांतर देखेंगे तो विभवांतर का मतलब यहां से इसके सिरों के बीच, तो विभवांतर का मतलब अगर 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर देखें
तो विभवांतर बराबर यहाँ क्या होगा, विभवांतर बराबर प्रतिरोध पर अगर हम वोल्टता देखें तो वो होता है I इंटू आर। तो यहां से कितनी धारा जा रही है, वो धारा जा रही है 2 एम्पियर, और इसका प्रतिरोध मतलब जिसके सिरों के बीच हम देख रहे हैं तो वो है 2। तो अब विभवांतर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 वोल्ट। ठीक, आशा करते हैं आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर, तो क्या मान दिया है हमको, वोल्ट दिया है ना, विभवांतर कितना है 220, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान कितना है 5 एम्पियर। ठीक, विद्युत हीटर की सामर्थ्य P का मान ज्ञात करना है। अब बताइए, देखिए P भी और I में क्या संबंध है, वो है P बराबर किसके, भी I के, जैसा कि सूत्र में हम पढ़ चुके हैं, P बराबर किसके, भी I। तो अब V का मान कितना 220, I का मान कितना 5, तो P बराबर क्या हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11, कितना वाट हो गया 1100 वाट। ये जो प्रश्न है वो 2000 जो है वो पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये देखिए एक और धमाकेदार प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया, 12, 13, 14, 16 ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया है, एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट, तो 100 वाट का मतलब P बराबर क्या दिया है 100 दिया है, और V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, बल्ब से होकर बहने वाली धारा, पहला क्या पूछ रहा है धारा I का मान पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रतिरोध का मान, ये दोनों बताने हमको। अब देखिए पहला अगर देखें तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, अब देखिए I बराबर P और V का मान दिया है, तो I बराबर क्या होगा, जैसे P बराबर क्या होता है V I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बाई V, P की वैल्यू 100 और V की वैल्यू कितनी है 220, तो I बराबर हो जाएगा P अपान V। ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 11 दूनी 22, तो I बराबर कितना आ गया 5/11 एम्पियर। ये हो गई हमारी धारा। R का मान पूछ रहा है ना, अब R का मान क्या होगा बताइए, P V और R में क्या संबंध है, तो P बराबर क्या होगा V स्क्वायर बटे R। अगर सूत्र आपको याद है तो आप आसानी के साथ सवालों को कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल मिलेंगे आपको। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, आपको सूत्र से ही अवगत कराया, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। ठीक, उसके बाद हम आंकिक प्रश्नों को कर रहे हैं। तो प्रतिरोध क्या होगा, आप देखिए R बराबर अगर यहां लिखें तो R यहां चला आया तो V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। अब देखिए V की वैल्यू कितनी है, अगर यहां देखें तो हमारे पास जो V की वैल्यू है वो कितनी है, देखिए V की वैल्यू 220, तो 220 गुणे 220 और बटे P की वैल्यू 100। इस प्रकार से जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या आएगा, अब 22 गुणे 22 करेंगे तो क्या होगा, अब इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 484 ओम। देखिए कितना आसान सा सवाल रहा,
और 4 वर्ष जो है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुछ पीवाईक्यू हैं जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो विगत वर्ष जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर देखें तो ये होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले वाले में, वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए इसमें 11, 13, 14 3 वर्ष पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर देखें तो ये प्रश्न पूछा गया है 15, 17 और 19 3 वर्ष जो है ये भी पूछा गया है। अब इसमें देखिए जैसे किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए जैसे अगर हम किसी चालक को बनाएं पहले, तो ये मान लेते हैं हमारा जो है चालक है ये इस प्रकार से, ये हमारा एक चालक है। इसमें धारा का प्रवाह किस प्रकार से होगा। अब इसमें अगर हम धारा के प्रवाह की बात करें तो धारा के प्रवाह मतलब, अब जैसे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो हमेशा जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, अगर किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा हमेशा बहती है किसमें, अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा की दिशा कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत होगी। कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मतलब इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक, जैसे ये आयन जो लिखा है, आयन का मतलब क्या है, यहाँ आयन का मतलब ये है कि जैसे द्रव जो है, द्रव में जो धारा प्रवाहित होती है वो उसमें होता है मुक्त आयन के कारण। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। ये पीवाईक्यू वाले 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए 2013, 16, 22 पूछे गए हैं। तो अब दिया है P बराबर कितना 100 वाट, V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, उसके तंतु का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा। अभी हमने जस्ट इसी के पहले देखिए अभी इसी प्रश्न को सॉल्व किया है। देखिए वही है ना, P बराबर 100, V बराबर 220 और R का मान कितना आया हमारा 484। तो देखिए वही सवाल जो है वो पीवाईक्यू में भी दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ R का मान हमारा कितना होगा, वो होगा 484। मतलब हमारा जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सामर्थ्य P, विभवांतर भी तथा धारा I में सही संबंध होगा। तो सही संबंध क्या है इसमें, P बराबर भी आई। जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है भी आई, तो भी का मतलब यहाँ वोल्टता और I का मतलब धारा। मतलब इसमें हमारा कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चले, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, 11, 12, 13, 14, 19, 20। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है।
तो उसका आंसर क्या होगा? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हमारा डी जो है वो सही होगा। ठीक, अब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत धमाकेदार प्रश्न है ये। इसको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो यहां देखें, ध्यान रखना है हमको। जैसे वाट, वाट तो सामर्थ्य का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। तो इस प्रकार से ही बचा डी वाला ऑप्शन। अब लेकिन देखते हैं कि वाट सेकंड दिया है, तो वाट सेकंड का मतलब क्या है? वाट मतलब अगर P बराबर हम देखें तो W बाई टी, तो W क्या है यहाँ? विद्युत ऊर्जा। तो W बराबर कितना हो जाएगा? PT। तो P का मतलब सामर्थ्य का मात्रक वाट और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया हमारे पास? वाट सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, जब हम इसके बारे में पढ़ा रहे थे आपको कि विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि 1 नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक, तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको सीख कर ही प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। अब देखिए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी, कितने वाट के? 746 वाट के। ये भी प्रश्न आपको पहले से ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सही। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होगा? देखिए, सभी प्रश्न आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होगा? तो यहां अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तुल्य होगा वो किसके होगा? देखिए, एक ईवी। तो एक ईवी बराबर क्या होता है? एक ई इंटू एक भी पढ़ा चुके हैं आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम। अब वोल्ट का मतलब क्या होता है? अगर यहां देखें तो ये होगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम, और इंटू वोल्ट का मतलब, वोल्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। कूलाम से कूलाम कैंसिल, कितना आ गया? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो एक ईवी कितने जूल के तुल्य होगा? 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 जूल के तुल्य होगा। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक, अब देखें, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, मतलब जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, किसका बना होता है? वो टंगस्टन का। एक बारीक तंतु जो है वो कुंडली के रूप में लगा होता है। ठीक, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 12th में भी खूब पूछा जाता है। यहां देखिए, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध का लंबाई के साथ रिलेशन कैसा है? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर लंबाई को 3 गुना करेंगे, लंबाई को कितना गुना करेंगे? 3, मतलब तब प्रतिरोध कितना होगा? तो R2 बटे R1 हो जाएगा बराबर L2 बटे L1 पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर लंबाई पहले कितनी है? L, तो फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी? वो 3L, 3 गुना करने पर ना। तो अब क्या होगा यहाँ? L2 का मतलब 3L अपान L, इसका स्क्वायर। तो अब कितना हो गया ये? तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का
9R1 मतलब कितने गुना हो गया, वो हो जाएगा 9 गुना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर लंबाई को गुना करेंगे तो ये हम सूत्र याद रखेंगे। ठीक, आर इज प्रोपोर्शनल टू किसके, एल स्क्वायर के। ठीक बच्चों, देखिए अगला नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन 2022 में जो कि पूछा गया है। अब इसको अगर देखें, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। वैद्युत धारा को किससे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है अमीटर से। और अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, अगला इसमें देखिए वैद्युत शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा इसमें, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ये हो गया। यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा होगी। जैसे P V और R में क्या संबंध है, बताइए। P V और R में क्या संबंध होगा, तो P बराबर होगा V स्क्वायर बटे R। P बराबर किसके होगा, V स्क्वायर बटे R। लेकिन इसमें देखें तो R से संबंध नहीं देखना है हमको, संबंध जो देखना है वो किससे देखना है, वो कह रहा है P R और I। तो P R और I में क्या संबंध होगा, अब बताइए। यहां अगर देखें तो P R और I में क्या संबंध होगा,